वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है भूतकालम। इसका मतलब है पास्ट, भूतकाल, और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो रिसेंटली सोनी लाइव पे रिलीज हुई थी। अब मूवी के बारे में बात करें तो ये आम हॉरर मूवीज की तरह नहीं है। इस मूवी को देखते समय ऐसा लगता है कि ये मूवी हमारे सामने ही घट रही है, मतलब ये हादसाएं हमारे साथ हो रही है। ऐसा रियलिटी थिंग होता है इस मूवी में। और इस मूवी का क्लाइमैक्स देखकर ऑडियंस सोच में पड़ जाते हैं कि एक्चुअली मूवी में हुआ क्या है, क्या सच है, क्या ये सारी घटनाएं घटी थी या तो फिर ये सब भी एक वहम था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। हमारे बंदे का नाम है वीनू, इसकी माँ का नाम है आशा और उसकी माँ का नाम है मुझे पता नहीं। मतलब इस घर में 3 लोग रहते हैं। अब आशा की माँ बहुत ही बूढ़ी हो चुकी होती है। आधी रात में अचानक से वो अपने रूम से बाहर चली आती या तो फिर उसको आधी रात को डायपर बदलना होता है। दिन रात ये करके आशा अपनी माँ की सेवा करती रहती है। और आशा की माँ को जब कभी भी डायपर बदलना होता आशा अपने बेटे वीनू को बुला लेती। तंग आकर वीनू अपनी माँ से कहने लगता है क्या हम होम नर्स को रख लें। आशा गुस्से में आकर कहने लगती है क्या तुम्हारे पास पैसे है उतने, और वैसे भी 2-3 मिनट का काम है, अगर तुमको करना पसंद नहीं जाके सो सकते हो, मैं खुद कर लूंगी। लेकिन वीनू ना चाहते हुए भी अपनी माँ की हेल्प करते रहता है। वीनू को इरिटेट हुए इसकी नानी देखती है, इसकी नानी ऑब्जर्व करती है ये चीज। जब रात को सारे लोग सो जाते हैं तो आशा की माँ जगी रहती है। शायद यही सोचने लगती है क्या ये दोनों मेरे वजह से तंग आ गए हैं, मतलब डिप्रेशन में चली जाती है, या तो फिर उस कमरे में कोई था। खैर सुबह होने के बाद हमको ये बात पता चलती है कि आशा की माँ इस दुनिया में नहीं रही। अंत्यक्रिया वगैरह होने के बाद आशा अपनी माँ के रूम में आकर बहुत फुट फुट के रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वीनू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करते रहता है। तभी वीनू को इसकी गर्लफ्रेंड प्रिया कॉल करती है लेकिन उसको काट देता है। खैर दूसरे दिन आशा एक लेडी डॉक्टर के पास जाती है और इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि पास्ट में आशा की फैमिली मेंबर्स को डिप्रेशन की बीमारी है। मतलब वो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है। पहले आशा की माँ को थी, उसके बाद आशा को आ रही है। आशा इसके लिए दवाइयाँ खा रही थी लेकिन बीच में ही आशा इन टैबलेट्स को खाना स्टॉप कर दिया। ये लेडी डॉक्टर आशा को यही कहने लगती है कि तुमको दवाइयाँ खाना स्टॉप नहीं करना चाहिए, तुम्हारी बेटी की हालत क्या है। तो आशा उस डॉक्टर को अपने बेटे के बारे में बताने लगती है। खैर अब वीनू के बारे में बात करें तो वीनू डिफॉर्म कर चुका होता है और इसी तरह ये जॉब की तलाश में होता है। जब कभी भी वीनू को टाइम मिलता वीनू सिगरेट और दारू पीते रहता है। खैर डॉक्टर से मुलाकात करने के बाद आशा अपने देवर के घर आती है और इस बंदे का नाम होता है मधु। मधु आशा से पूछने लगता है कि आजकल वीनू क्या कर रहा है, क्या उसको जॉब मिली। आशा कहने लगती है नहीं, वो अभी भी जॉब की तलाश में है। 2 ऑफर्स आए थे लेकिन वो यहाँ से दूर है, इसलिए उसने उन दोनों जॉब्स को रिजेक्ट कर दिया। और एक्चुअली आशा ही वीनू को अपने से दूर नहीं करना चाहती क्योंकि आशा को पक्का यकीन है कि ये डिप्रेशन में आकर कुछ ना कुछ जरूर करेगी। इसकी देखरेख करने के लिए ये वीनू को अपने पास ही रखती है। खैर रात होने के बाद आशा वीनू से कहने लगती है कि वीनू मैंने तुम्हारी नानी का कमरा साफ कर दिया है, प्लीज उस व्हीलचेयर को ले जाकर वहाँ पर रख दो। तो वीनू उसी तरह से उस व्हीलचेयर को ले जाकर उस रूम में रखने लगता है। तभी इसके नानी के ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं। ये आवाज आशा सुन लेती है। आशा फौरन वीनू के पास आती है, पूछने लगती है कि तुमने क्या गिरा दिया। जब आशा अपने माँ के ग्लासेस को नीचे देखती है तो इसे बहुत गुस्सा आता है और वीनू से कहने लगती है एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकते, करना पसंद नहीं तो मुझे बोल देते। ऐसा कहते हुए आशा अपनी माँ की व्हीलचेयर को अपने ही हाथों से कोने में रख देती है। खैर अब आशा के प्रोफेशनल के बारे में बात करें तो आशा एक छोटे से स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती रहती है। एक्चुअल से पढ़ाती नहीं, उनकी देखरेख करती रहती है, किंडरगार्टनर्स को। तभी वहाँ का HM हेडमास्टर आशा के पास आता है और उसे कहने लगता है अगर आप लॉन्ग लीव लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आशा कहने लगती है नहीं नहीं सर, मैं कंटिन्यू करूँगी। HM कहने लगता है मेरी बातों का बुरा मत मानिए लेकिन आपको रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो HM ने यह ऑब्जर्व किया था कि आशा काम करते समय कुछ अलग ही दुनिया में खो जाती है और इसी तरह आशा बहुत सारी दवाइयाँ खाती रहती है। HM की ये बातें सुनने के बाद बेचारी आशा वॉशरूम में आकर बहुत रोने लगती है कि अब इसकी जॉब जाने वाली है। खैर घर आने के बाद भी आशा अपने रूम में जाकर बहुत रोती रहती है। आशा की रोने की आवाज वीनू सुनते रहता है लेकिन वीनू ये समझने लगता है कि आशा अपनी माँ के मरने के गम में रो रही है। तो इस तरह से आशा रात के 2 बजे तक रोती ही रहती है। वीनू फाइनली आशा के कमरे के पास जाता है उसको देखने के लिए। देखते ही देखते आशा अपना रोना बंद कर देती है।
उसके बाद जब वीनू की होल से अंदर झांकता है तो वीनू को उसकी नानी नजर आती है, व्हील चेयर पे बैठी हुई। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो वीनू का एक बुरा ख्वाब था। खैर उसके बाद वीनू को ये बात पता चलती है कि इसकी गर्लफ्रेंड प्रिया किसी मॉल में है और उस वक्त प्रिया अपने बर्थडे की शॉपिंग कर रही होती है। वीनू प्रिया के पास जाता है, लेकिन प्रिया वीनू को इतना भाव नहीं दे रही होती, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीनू ने प्रिया का कॉल अटेंड नहीं किया। और इसी तरह शॉपिंग खत्म करने के बाद वीनू बाहर जाने की बात करता है, लेकिन प्रिया इसे मना कर देती है और आने वाले संडे के दिन इसका बर्थडे है, इसे आने के लिए कहती है। वहाँ से वीनू अपने फ्रेंड श्याम के पास जाता है और एक्चुअली श्याम भी डिफॉर्म कर चुका है, ये भी जॉब की तलाश में है, लेकिन श्याम को भी इस फील्ड में जॉब नहीं मिली, इसलिए श्याम दूसरे हफ्ते दूसरी जॉब पे जाने वाला है। वीनू से कहने लगता है कि कितने दिन ऐसे ही बेकार फिरते रहेंगे हम, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। खैर रात होने के बाद जब वीनू अपने किचन में आकर बिस्किट्स खा रहा होता है तो हॉल में इसको कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वीनू इस चीज को इग्नोर कर देता है। दूसरे दिन वीनू एक इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाता है और बातों ही बातों में वीनू उन दोनों से ये कहने लगता है कि ये जॉब लोकल है ना, इसीलिए मैं इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए आया हूँ। इंटरव्यू करने वाले वो दोनों वीनू से कहने लगते हैं कि हमने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि हम जॉब लोकल ही देंगे, ये जॉब तो इस शहर से बाहर है। तभी वीनू उस बंदे से एक रिकमेंडेशन के बारे में बात करता है कि वीनू का एक जान पहचान वाला इस बंदे को कॉल किया था। ये सुनने के बाद इंटरव्यू करने वाला बंदा वीनू को डांटने लगता है कि तुमको जरा भी सेंस नहीं है कि कहाँ पर किस तरह से बात करनी चाहिए, और तुम्हारा हुलिया देखो, शेविंग करके आते तो क्या जाता तुम्हारा। इस तरह से वो दोनों बंदे वीनू को इंसल्ट करने लगते हैं। वीनू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वीनू अपने फ्रेंड श्याम के घर आता है और फिलहाल श्याम एक होटल में काम करता है। वीनू अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जॉब क्या मुझे मिल सकती है। श्याम कहने लगता है ओके मैं बात करके देखता हूँ, तुमको बताऊंगा। घर आने के बाद आशा अपने बेटे के पैन में लाइटर देखती है, समझ जाती है कि इसका बेटा सिगरेट्स पी रहा है। जब डिनर का वक्त आता है आशा वीनू से यही सवाल पूछने लगती है, क्या तुम सिगरेट्स पी रहे हो? वीनू झूठ कहने लगता है नहीं, वो तो मैं किसी दूसरे काम से खरीदा था। आशा पूछने लगती है जॉब का क्या हुआ? वीनू कहने लगता है हाँ वो जॉब दूसरी जगह पर है, इसलिए मैंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। आशा पूछने लगती है कि कितने दिन तुम ऐसे ही रहोगे? अगर कल को मेरी जॉब चली गई तो हम क्या करेंगे? वीनू कहने लगता है माँ फिक्र मत करो, मैंने शाम के होटल में काम करने का सोचा है। ये सुनने के बाद आशा शॉक में रह जाती है और वीनू से कहने लगती है क्या तुम डी फार्म करके एक होटल में काम करोगे? मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया और तुम आफ्टर ऑल एक होटल की नौकरी करोगे? इसी बातों ही बातों में वीनू कहने लगता है अगर मेरे पापा जिंदा होते तो मेरी बात को समझ लेते। ये सुनने के बाद आशा को बहुत गुस्सा आता है और वीनू से कहने लगती है तुम्हारे पापा ही की वजह से हम यहाँ पर है, हम दोनों को कर्जे में डुबा के चला गया वो, अभी भी मैं उन कर्जों को चुका रही हूँ। इस तरह से आशा दोबारा अपने रूम में जाकर बहुत रोने लगती है। दूसरे दिन स्कूल आने के बाद आशा अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। एक छोटी बच्ची बैट लेकर नीचे मारती रहती है, मतलब वो बच्ची खेल रही होती है। अब पता नहीं आशा कौन से ख्यालों में होती है, वो इरिटेट होकर उस बच्ची के हाथ से वो प्लास्टिक बैट छीन लेती है। गलती से वो बैट उस बच्ची के नाक को लग जाता है, उस बच्ची के नाक से खून बहने लगता है। उस बच्ची को फर्स्ट एड देने लगते हैं। उस स्कूल का एचएम आशा को बुलाकर डांटने लगता है, मैंने कहा था ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट ले लो। अगर उस बच्ची के माँ बाप आकर मुझसे सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? आशा एचएम को समझाने लगती है सर ये तो गलती से हो गया, बाय मिस्टेकली उसके नाक को लग गया। लेकिन वो एचएम मानता नहीं, नौकरी से निकाल देता है। रात होने के बाद जब वीनू अपने बेड पर लेटकर फोन देख रहा होता है तभी इसके कमरे का दरवाजा अपने आप ओपन होने लगता है। यही चेक करने के लिए जब वीनू अपने कमरे से बाहर जाता है उसी अंधेरे में हम किचन में वीनू की नानी को देखते हैं। जब वीनू अपने घर की लाइट्स ऑन करता है तो किचन में उसकी नानी मौजूद नहीं होती। ये चीज वीनू ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन वीनू को ये एहसास होता है कि उस कमरे में कोई था। हर सुबह होने के बाद वीनू ये देखता है कि इसका फोन नीचे गिरा है, इसकी स्क्रीन टूटी है। वीनू सोचने लगता है कि ये काम इसकी माँ का है, गुस्से में आकर इसने इसके फोन को तोड़ दिया। यही बात वीनू अपनी माँ से जाके पूछने लगता है। इसकी माँ कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी फोन को छुआ नहीं, और वैसे भी मैं सुबह सवेरे लड़ने झगड़ने के मूड में नहीं हूँ। वीनू कहने लगता है कि मुझे पता है मेरे फोन को कैसे ठीक किया जाता है। ऐसा कहते हुए वीनू आशा के पर्स में से कुछ पैसे निकाल लेता है और उसी तरह अपनी माँ से ये भी कहने लगता है कि कहीं ना कहीं तुम भी ये चाहती थी कि तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारे ऊपर से ये बोझ उतर जाए। यह सुनने के बाद आशा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। उसके बाद आशा उसी डॉक्टर के पास जाती है।
वो डॉक्टर आशा को कुछ नींद की गोलियां लिखती है और उसी तरह वो डॉक्टर आशा से ये भी कहने लगती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम रिलैक्स हो, काम खत्म होने के बाद वॉक पर जाओ, आइसक्रीम खाओ, अपने दिमाग को शांत रखो। खैर इसी दरमियान में प्रिया का बर्थडे आता है। वीनू प्रिया के घर जाता है, उसका बर्थडे मनाता है। ये दोनों रात तक एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। रात में वीनू जब अपने सिस्टम के सामने होता है तो किचन में कुछ गिरने की आवाज आती है। वीनू सोचने लगता है कि शायद इसकी माँ होगी। जब आशा के कमरे में जाता है तो इसकी माँ सोई हुई रहती है। फिर दोबारा आधी रात को जब वीनू सो रहा होता है, वीनू को उसकी नानी के कमरे से व्हीलचेयर की आवाज आती है, जैसा लगता हो व्हीलचेयर आगे पीछे घूम रही हो। जब वीनू इसके नानी के कमरे में जाता है तो सच में उसकी नानी की व्हीलचेयर अपने प्लेस से हटी होती है। वीनू दोबारा उसी व्हीलचेयर को इसके प्लेस पे रख देता है। तभी इसके नानी के ग्लासेस टेबल से हटकर नीचे गिरते हैं। जब वीनू उस ग्लास को उठाकर टेबल पर रखता है तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप क्लोज हो जाता है। वीनू फौरन उस दरवाजे के पास जाकर उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा लॉक्ड में रहता है। वीनू सोचने लगता है कि शायद ये काम इसकी माँ का है, वीनू को सता रही है। वीनू जोर जोर से अपनी माँ को बुलाने लगता है, लेकिन नींद की गोलियां खाने की वजह से आशा घोड़े बेच के सो रही होती है। तभी अचानक से इसकी नानी की व्हीलचेयर अपने आप फोल्ड हो जाती है। यह देखकर वीनू के तो पसीने छूटने लगते हैं। वो कोने में एकदम से फ्रीज हो जाता है। इसके मुंह से बात तक नहीं आती। खैर दूसरे दिन सुबह सवेरे आशा का देवर मधु आशा को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि वीनू मेरे घर आया है, तुम फ्रेश अप होके यहाँ पर आ जाओ। ये सुनने के बाद आशा को कुछ भी समझ में नहीं आता। आशा फौरन मधु के घर जाती है तो सच में वहाँ पर वीनू सोया हुआ रहता है। मधु आशा को बिठाकर उससे कहने लगता है कि सुबह सवेरे वीनू मेरे घर आया और उसका कहना ये था कि उसने तुम्हारी माँ को देखा, वो तुम्हारी माँ के कमरे में लॉक हो गया था। मुझे लगता है वीनू को कुछ प्रॉब्लम है, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम। मेरी जान पहचान में एक बंदा है, वीनू को काउंसलिंग की जरूरत है। तो आशा भी इसके लिए ओके कह देती है। उसके बाद मधु जॉर्ज नाम के एक बंदे को अपने घर बुलाता है, वीनू की प्रॉब्लम को बताने लगता है। जॉर्ज अकेले में वीनू से जा मिलता है और वीनू से कुछ सवालात पूछने लगता है। क्या तुम स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो? कितने दिनों से तुम सोए नहीं हो? क्या सच में तुमको वो आवाजें सुनाई दे रही है? खैर वीनू को ये बात पसंद नहीं आती। वो जॉर्ज को बदतमीजी से यहाँ से जाने के लिए कहता है। जॉर्ज बाहर आकर मधु से कहने लगता है कि वीनू का दिमाग थोड़ा ट्रबल में है, शायद उसने बहुत दिनों से ढंग से सोया नहीं। जो कोई भी इंसान 48 आवर्स में सोता नहीं, उसको अजीब से इल्यूजन्स आते हैं। वीनू उसी को फेस कर रहा है। मैं कल एक और बार आकर वीनू से मुलाकात करूंगा। रात होने के बाद हॉल में वीनू टीवी देख रहा होता है। उसी तरह आशा वहीं पर सो रही होती है। वीनू को अचानक से किचन में कुछ आवाजें आती है, शायद किसी चीज का गिरना या किसी चीज का टकराना। वीनू झटके से अपनी सीट से खड़ा होकर आशा से यही कहने लगता है, लेकिन आशा ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। आशा किचन में जाकर चेक करके वीनू को आकर यही बात बताती है। यह सुनने के बाद वीनू को बहुत गुस्सा आता है, अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करने लगता है। सारे लोग क्या मुझे पागल समझ रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ, ऐसा कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। खैर दूसरे दिन जब आशा और वीनू ये दोनों अपने घर में नहीं होते, जॉर्ज आशा के घर आता है। तभी आशा की पड़ोसी जॉर्ज को उन दोनों के बारे में बताती है कि आशा हॉस्पिटल गई है, वीनू बाहर गया है। और उसी तरह जॉर्ज से ये भी कहने लगती है कि सर ज्यादा देर तक उस घर के पास खड़े मत रहिएगा, वो घर ठीक नहीं है। इस औरत की बातें जॉर्ज को कुछ अजीब लगती है। जॉर्ज आशा के पड़ोसी के घर जाता है और दोबारा यही सवाल पूछने लगता है, हाँ आप लोगों ने क्या कहा था? वो मियाँ बीवी कहने लगते हैं, जी हाँ सर, वो घर ठीक नहीं है। कुछ सालों पहले उस घर में एक फैमिली की मौत हो गई थी। उस बंदे ने अपने आप को फांसी लगा लिया, उसी के साथ साथ अपनी बीवी और बेटी को भी मार दिया। जो कोई भी उस घर में आता कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करता रहता। काफी सारे लोग इस घर को बदल दिया। उसके बाद जॉर्ज राजन नाम के एक बंदे से जा मिलता है और एक्चुअली आशा की फैमिली जिस घर में रहती है वो घर राजन का ही है। राजन ने उस घर को रेंट पे दिया होता है। खैर जॉर्ज राजन से उस घर के इंसिडेंट्स के बारे में पूछने लगता है कि इसने सुना था कि एक फैमिली उस घर में मर गई, कुछ लोगों ने उस घर में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया। राजन कहने लगता है, जिस फैमिली की उस घर में मौत हो गई वो मेरा बेटा ही है। मेरा बेटा उस घर को बनाया, शादी की, कुछ सालों बाद उसको एक छोटी सी बेटी पैदा हुई। उसी तरह मेरी बहू का कहना था कि मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम है। एक दिन मेरा बेटा खुद फांसी लगा लिया। मरते मरते वो अपनी बीवी, अपनी बेटी को भी ले डूबा। खैर उसी रात जब आशा अपने रूम में सो रही होती है तो आशा को कुछ आवाजें आने लगती है। जब आशा बाहर जाती है तो आशा ये देखती है कि वो वॉशिंग मशीन अपने आप चलती रहती है
आशा उसे ऑफ करके दोबारा आके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज कुछ फैमिली से जा मिलता है जो लोग उस घर में रहते थे, और ये बंदा भी उस घर में अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की थी। इस आदमी की बीवी कहने लगती है कि रात के समय में इसने कुछ लोगों को देखा, कुछ परछाई को देखा, तभी से इसका हस्बैंड ऐसा हो गया। इन दोनों ने उस घर को छोड़ दिया। इस तरफ विनू बेचारा डिप्रेशन में आकर और दारू पीने लगता है। बार में बेफिजूली में एक बंदे से लड़ने झगड़ने लगता है। 2-3 लोग विनू को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं और इसी तरह विनू बहुत ही अजीब से बिहेव करने लगता है, जैसा लगता हो कि इसको कोई भूत मार रहे हो। विनू की ये हालत देखकर मधु आशा से कहने लगता है कि अब कोई फायदा नहीं, इसे काउंसलिंग की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। रात होने के बाद जॉर्ज मधु को कॉल करके ये कहने लगता है कि मुझे एक और बार विनू से मिलना है। मधु कहने लगता है नहीं सर, रहने दीजिए, विनू को अब काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, उसने तो आज शराब पी के बहुत हंगामा किया, कल हम लोग उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इस तरफ आशा दोषा पिंडी में जहर मिला देती है ताकि ये दोनों मर जाए। आशा की जॉब तो गई, विनू को शायद जॉब नहीं आ सकती, ये जिंदगी जीने से मरना ही अच्छा होगा। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद विनू अपनी माँ से कहने लगता है माँ तुम भी क्यों नहीं मुझे समझती, मेरा इस दुनिया में कौन है तुम्हारे अलावा, तुम मुझे ही ब्लेम करोगी तो मैं क्या करूँ माँ, किस पर भरोसा करूँ, क्या सच में मुझे कोई प्रॉब्लम है माँ। इस तरह से विनू अपनी माँ से कुछ इमोशनल बात करने लगता है। आशा को समझ आ जाता है कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, खामखा खुद को और अपने बेटे को मारने वाली थी। बेचारी आशा फूट फूट के रोने लगती है। विशु इसको संभालने लगता है। उसके बाद आशा उन डोसा को डस्टबिन में फेंक देती है। इस तरफ विनू जब पानी पीकर उस ग्लास को टेबल पर रखता है तो वो ग्लास अचानक से हट जाती है। ये देखकर विनू के तो होश ही उड़ जाते हैं। फौरन वो अपनी माँ को बुलाकर यही बताने लगता है कि माँ ग्लास हटी है वो वहाँ से। तभी इन दोनों को दूसरे रूम से कुछ आवाजें आने लगती है। जब आशा उस रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ती रहती है तभी डाइनिंग टेबल पर जो चेयर होती है वो अपनी जगह से हिलने लगती है। वो चेयर नीचे गिर जाती है। यह देखकर आशा के भी होश उड़ जाते हैं। ये दोनों फौरन एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों ये सुनते हैं कि कोई उस दरवाजे को बार बार मार रहा है, ठक ठक ठक। और थोड़ी देर बाद वो लॉक्ड दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है, लेकिन उस दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं होता। धीरे धीरे करते हुए ये दोनों हॉल में आते हैं। उसी हॉल में आशा एक फांसी के फंदे को देखती है। ये दोनों सोच लेते हैं कि ये दोनों किसी भी तरह करके इस घर से बाहर जाएंगे, लेकिन इस घर की चाबी किचन में होती है, फ्रिज के ऊपर। जब विनू धीरे धीरे करते हुए उस फ्रिज की तरफ आगे बढ़ता है तभी विनू को एक छोटी बच्ची नजर आती है जो घर में इधर उधर घूमती रहती है। खैर विनू किसी भी तरह करके उस चाबी को हासिल कर लेता है। किचन से जब वो दोबारा अपनी माँ के पास आता है तो ये दोनों एक आदमी को देखते हैं जो सोफे पर बैठा होता है। तभी वो बच्ची दोबारा आकर विनू की नानी के ग्लासेस के साथ खेलने लगती है। उसके बाद इन दोनों को एक औरत भी नजर आती है। वो दोनों धीरे धीरे करते हुए इन दोनों के करीब आते रहते हैं। आशा और विनू ये दोनों दरवाजे के पास जाते हैं। चाबी की मदद से दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन आशा के हाथ कांपते रहते हैं। फाइनली ये दोनों किसी भी तरह करके उस घर से बाहर जाते हैं और जब विनू उस दरवाजे को बंद कर रहा होता है तभी विनू को इसकी नानी का हाथ नजर आता है जो इस दरवाजे को पकड़ी रहती है। ये देखकर विनू के तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर दूसरे दिन ये दोनों उस घर को खाली कर देते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अब आते हैं एंडिंग की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीजें हैं। एक है विनू और आशा ये दोनों डिप्रेशन के शिकार थे और ऑफ कोर्स आशा की माँ भी। शायद इसी डिप्रेशन की वजह से इन दोनों को इल्यूजन्स होते थे। लेकिन बचे लोगों का क्या? जो लोग पहले इस घर में रहते थे उन लोगों का भी कहना यह था कि उन्होंने इस घर में कुछ न कुछ देखा है, इसीलिए काफी सारे फैमिलीज इस घर को छोड़ के चले गए। और क्लाइमैक्स में विनू और आशा को जो फैमिली नजर आती थी उसे देखकर हमें साफ पता चलता है कि वो राजन की फैमिली थी, मतलब राजन का बेटा, बहू और उसकी पोती। या तो फिर डायरेक्टर भाई साहब हम ऑडियंस को ये भी कहना चाहते थे कि जो लोग इस घर में रहने के लिए आए थे उनमें से कोई ना कोई बंदा डिप्रेशन का शिकार था। खैर मुझे लगता है कि वो राजन ही की फैमिली है, क्योंकि राजन के बेटे ने उस घर को बनाया, उसी घर में उसकी फैमिली समा गई। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना जरा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।